BHIE 143 पर्यावरण इतिहास, इसका जो कह रहेगा चैप्टर नंबर फर्स्ट रहेगा या यूनिट नंबर फर्स्ट रहेगी। तो अगर इसके बात करूं तो इसमें क्या क्या हमें पढ़ना है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, तो मेरी तरफ से अगर आप देखोगे तो इसमें क्या रहेगा, जैसे 1.2 मैंने एक क्लास में आपको बता दिया है इतिहास क्या है। तो सबसे पहले इतिहास क्या है, और इतिहास 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है, या 3 लेवल पर है भाई। एक होता है वैश्विक इतिहास, पूरे विश्व का इतिहास होता है। दूसरा क्या होता है, राष्ट्रीय इतिहास, ठीक है, यानी पूरे नेशनल यानी किसी राष्ट्र कहते हैं। फिर होता है क्षेत्रीय इतिहास, यानी किसी क्षेत्र विशेष का जो इतिहास होता है। ये इतिहास के 3 चरण हैं। यानी इतिहास क्या होता है, इसमें हेडिंग बना सकते हो भैया, अंतर्राष्ट्रीय जिसे हम वैश्विक बोलते हैं, फिर राष्ट्रीय और फिर क्षेत्रीय, 3 प्रकार के क्या होते हैं इतिहास। इसका वीडियो आपको पहले ही मिल चुका है, ठीक है, मैंने अपलोड करके डाल दिया है, आप वहाँ देख सकते हैं। अगला जो हमें यहाँ पर लेना है, पर्यावरण इतिहास में वाद विवाद क्या है, यानी जो पर्यावरण का इतिहास है इसमें किस प्रकार के वाद विवाद होते हैं, ये आपके लिए रहेगा। नेक्स्ट जो हम देखेंगे 1.4 हमारा क्या रहेगा, 1.4 क्या है, दीर्घकालिक इतिहास क्या होता है। हमारा जो दीर्घकालिक इतिहास था या पुरातन इतिहास था उसमें क्या क्या है, ठीक है। होलोसीन जिसको हम बोलते हैं, जैसे शिकारी संग्रह करता था, उस टाइम क्या होता था, हम लोग क्या भाई ज़्यादातर मनुष्य क्या करता था, शिकार करता था ना। उसके बाद जैसे कृषि समुदाय आया, फिर जैविक विनिमय। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो रहेगा 1.5 में क्या रहेगा, किसमें रहेगा, ऊर्जा लेखा परीक्षा। क्या है ऊर्जा लेखा परीक्षा, क्या होती है कि जैसे जीवाश्म ईंधन के लिए सौर ऊर्जा रहेगा, और नेक्स्ट जैसे जीवाश्म ईंधन व्यवस्था एक महान तत्व रहेगा। उसके बाद जो इसमें थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बनेगा, क्या रहेगा 1.7 में क्या रहेगा, पर्यावरणीय न्याय और पर्यावरणीय समानता क्या है, इसको थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। क्या है, पर्यावरणीय न्याय और पर्यावरणीय समानता क्या होती है, इसमें हम देखेंगे। और इसमें पॉइंट क्या करेगा, विकसित और विकासशील राष्ट्र क्या हैं, और गरीबों में पर्यावरणवाद क्या है, यानी गरीबों में पर्यावरण का मतलब जैसे लिंग और नस्ल के इस आधार पे पर्यावरण को लेकर के किस प्रकार है। तो गरीबों में पर्यावरण जो कंट्रियां हैं, जो डेवलप कंट्रियां हैं या जो डेवलपिंग कंट्रियां हैं, उसमें किस प्रकार से पर्यावरण को लेकर के देखा गया है, ठीक है। चलिए इसमें देखते हैं, हमारा जो मोस्टली पॉइंट रहेगा 1.3 को देखते हैं, ठीक है। 1.3, ठीक है, यहाँ पर देखिए 1.3 को देखिए, ठीक है। 1.3 में जैसे आपका क्या रहेगा, यहाँ पर देखिएगा, ठीक है। 1.3 पर्यावरण इतिहास में वाद विवाद, और इसमें क्या है, पर्यावरणीय नैतिकता को लेकर के है। मानव केंद्रवाद बनाम पारिस्थितिक केंद्र को लेकर के यहाँ पर की गई। तो इसमें ध्यान से सुनिएगा, देखो, केंद्रवाद पर्यावरण के बारे में नैतिक, राजनीतिक और कानूनी बहस की सम्मक मांग करता है। यानी जो केंद्रीय पर्यावरण है उसमें जैसे चाहे नैतिक हो, राजनीतिक हो, कानूनी बहसों का संगम पशु अधिकारों की सक्रियता को रेखांकित करता है, और दर्शन का उदय और ये पहेली है। यानी पर्यावरण में लेकर के चाहे राजनीतिक हो चाहे कानूनी, सभी प्रकार की बहसें होती हैं, और यहाँ पर पशुओं के अधिकार को लेकर के काफ़ी बातें की जाती हैं। किसके अधिकार को लेकर, भाई मेरे, पशुओं के अधिकार को लेकर के पहली ज़्यादातर बातें होती हैं। पर्यावरण नैतिकता, कुछ नया होगा, मौजूदा नैतिक सिद्धांतों के संशोधन या विस्तार होगा, व्यापक सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों में परिलक्षित। यानी पर्यावरण में अगर बात करें तो पर्यावरण में सबसे ज्यादा, देखो पर्यावरण को बचाया कैसे जाएगा, इसमें तो भाई नैतिकता को लेकर के सबसे ज्यादा बहस होती है। देखो पर्यावरण की अगर हम बहस की बात करें तो पर्यावरण में सबसे ज्यादा बहस किससे होती है कि भाई पशुओं के अधिकार होने चाहिए, या पर्यावरण में इंसान जो है नैतिकता के आधार पर पर्यावरण को प्रदूषित ना करे, या पर्यावरण के बचाने की। यानी पर्यावरण में अगर देखोगे तो क्या वाद विवाद होते हैं और कौन कौन सी बहसें होती है। तो भाई पहली बहस में लिख सकते पशु अधिकारों को लेकर के बड़ी बातें की जाती है पर्यावरण में, क्या है पॉइंट, पशु अधिकार लिख सकते हैं। दूसरा किस पर, पर्यावरणीय नैतिकता को लेकर के काफी बातें होती है कि भाई नैतिकता का मतलब ये होता है कि इंसान अपना कर्तव्य को समझे कि उसको पर्यावरण को बचाना, क्योंकि वही उसको अगर जिस दिन पर्यावरण नहीं रहेगा उस दिन क्या होगा, हमारा जीवन नहीं रहेगा। इसका मतलब क्या है, जो आम लोग हैं, जो आम इंसान है, वो क्या करे, पर्यावरण के प्रति उसको सजग करना है, जागरूक करना है, उसके पर्यावरण नैतिकता को बताता है। पर्यावरणीय इतिहास एक महत्वपूर्ण परिणाम ऐतिहासिक है। जो पर्यावरणीय जो इतिहास है यह एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक लेखन है और मानव केंद्रित की पूछताछ करता है। यानी कह सकते हो कि जो पर्यावरण है, जो पर्यावरण इतिहास है, यह एक महत्वपूर्ण लेखन है जो मानव केंद्रित है, यानी मानव के बारे में ज्यादातर बातें करता है। मानव की एक प्रकार से रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करता है, इंसानों की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करता है। यानी मानव पर्यावरण को बचाने के लिए क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, उसकी क्या करता है भैया, रिस्पॉन्सिबिलिटी की पूछताछ का मतलब होता, उसी से पूछता कि भाई आप पर्यावरण के लिए क्या एफर्ट कर रहे हैं, क्या एफर्ट नहीं लगा रहे। अब पर्यावरण थोड़ी लगाएगा
लगाएगा अपनी तरफ से पेड़ पौधों पर थोड़ी, तो इंसानों की ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी को बताता, किसकी, मानव केंद्रित पूछताछ की बात करता है। देखो मानव केंद्रवाद क्या है इसका उल्लेख करता है और कुछ पर्यावरणीयविद इसकी आलोचना क्यों करें। यानी अगर देखोगे जो कुछ पर्यावरणीयविद क्या कर रहे हैं कि उसकी क्या करते हैं, आलोचना भी करते हैं। यानी पर्यावरण को लेकर के क्या है कि देखोगे इसमें तो क्या हो रही है कि भाई इंसान के हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हम लोग पर्यावरण को कैसे बचा रहे हैं। ठीक है, देखो आमतौर पर पर्यावरणीय नैतिकता और दर्शन में समझा जा सकता है। यानी पर्यावरण को आमतौर पर दर्शन और नैतिकता में, दर्शन का मतलब होता है कि नैतिकता का मतलब होता है कि आम लोग जो हैं वह पर्यावरण को लेकर के सजग हों, जागरूक हों और अपने मूल्यों को जाने और पर्यावरण को बचाने के लिए आगे आएं। ठीक है, और इसको दर्शन के द्वारा समझाया जा रहा है, उस दृष्टिकोण को संदर्भित करता है जिसमें गैर मानव प्रकृति के मुख्य रूप से मानवीय प्राथमिकताओं की संतुष्टि या व्यापक मानवीय तत्वों हितों में योगदान के लिए महत्व दिया जाता है। यानी कहा जा रहा है कि जो मानव है वह क्या करे, अपने मानवीय महत्व को और पर्यावरण में ज्यादा से ज्यादा योगदान दे। ठीक है, पर्यावरण को किसमें बचाने के लिए, भाई मेरे पर्यावरण को बचाने के लिए क्या करो, गैर मानव जो कृत्य हैं, गैर मानवीय प्रवृत्ति को मुख्य रूप से मानवीय प्रथाओं की संतुष्टि के रूप में मानवीय महत्व होते हैं जो उसके हित होते हैं उसमें योगदान देने के महत्व को किया जाता है। देखो मानव केंद्रवाद वैश्विक दृष्टि में अलग अलग, देखो क्या है, मानव केंद्रवाद जो है वैश्विक दृष्टि में अलग अलग पौधों, जानवरों, आबादी, जैविक समुदाय, पारिस्थितिक तंत्र को केवल सहायक मानता है। क्या करें कि कौन, मानव केंद्रवाद किसको क्या मानता है, सहायक मानता है। उसमें क्या किन चीजों को हमने सहायक माना है, देखो क्या है उसमें, जैसे पौधे हैं भाई, जानवर हैं, आबादी है, जैविक समुदाय है और पारिस्थितिक तंत्र को क्या मानता है, आधारभूत मानता है। यानी ये मेन है पर्यावरण को लेकर के अगर बात करें। ठीक है, अगर बात करें जैसे यहाँ पर की गई है दूसरी ओर अगर आप देखो पर्यावरणीय केंद्र विस्तार करता है। यानी पर्यावरणीय जो केंद्रवाद है क्या है, जैविक समुदाय का मतलब, देखो यहाँ पर क्या कर रहा है कि जो देखो पर्यावरण केंद्रवाद यह स्वीकार करता है, देखो क्या कर रहे हैं, पर्यावरणीय केंद्रवाद यह स्वीकार करता है मनुष्य प्रकृति का एक हिस्सा है। क्या भैया, मनुष्य जो है प्रकृति का क्या है, एक हिस्सा है। ठीक है, मनुष्य प्रकृति का एक हिस्सा है और जीवन के जाल का सम्मान करने और मानव केंद्रवाद के वैचारिक प्रभुत्व के कारण हुए नुकसान को ठीक करने के लिए जिम्मेदार। यानी कह रहे हैं कि जो मानव है वह प्रकृति का एक हिस्सा है और जीवन के उसको अपने जीवन को सम्मान पूर्वक चलाने के लिए कि मानव को क्या, जो पर्यावरण का जो नुकसान हुआ उसको जिम्मेदार मानता है। यानी पर्यावरण केंद्रवाद यह मानता है कि जो मनुष्य क्या भैया, तुम सब लोग प्रकृति का एक हिस्सा हो और पर्यावरण को जो नुकसान हुआ है उसको ठीक करने के लिए आप सब लोग क्या है, जिम्मेदार है। यानी कहता है कि जो मनुष्य है, जो पर्यावरण को नुकसान हुआ है उस मानव ने ही पर्यावरण को नुकसान किया है, इसलिए मानव की यानी कह सकता है आम लोगों की जो जिम्मेदारी है उसको बताता है कि आम लोगों की भैया जिम्मेदारी, आम लोगों की क्या है, जिम्मेदारी बनती है कि वह पर्यावरण को ठीक करें, यानी उसके नुकसान को ठीक करने के लिए जिम्मेदार मानता है। यानी किसको ठीक करने की जिम्मेदार मानता है, पर्यावरण का जो नुकसान हुआ उसे कौन ठीक करेगा, मानव ठीक करेगा, आम लोग ठीक करेंगे। और इसे कौन मानता है, पर्यावरणीय केंद्रवाद इस बात को स्वीकार करता है। ठीक है, यह दावा करता है कि पारिस्थितिक क्षेत्र और सभी जीव अन्य शोषित होते हैं। देखो कहता है कि पर्यावरण में जितने जीव हैं वह एक दूसरे पर आश्रित हैं। आप सबको पता भी होगा भैया कि पर्यावरण में जितने हम लोग होते हैं हम लोगों पर एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं। कोई न कोई, अब जैसे कुछ भाई हम लोग पेड़ पौधे पर आश्रित हैं, फल फूल खाते हैं, फल फूल जो है कि अन्य चीज़ों पर आश्रित हैं। यानी कह सकते हैं कि सभी जीव जो होते हैं आश्रित हैं। मानव और अन्य सभी प्रकार के जीव द्वारा प्रदान की जाने वाली पारिस्थितिक तंत्र प्रक्रियाओं पर पूरी तरीके से निर्भर हैं। यानी जो मनुष्य है, ठीक है, यहाँ पर अगर हम मनुष्यों की बात करें या सभी जीवों की बात करें तो क्या है, पारिस्थितिक तंत्र की जो प्रक्रिया होती है उस पर क्या हमारी क्या होती है भाई, पूरी तरीके से निर्भर हैं। क्या है, पूरी तरीके से निर्भरता है। जैव विविधता संरक्षण के लिए मानव केंद्रवाद संरक्षण नीति पूरी तरह से अपर्याप्त है। यानी कहते हैं जैव विविधता को बचाने के लिए जो मानव केंद्रवाद जो नीति है वह सही नहीं है, बल्कि जैव विविधता को बचाने के लिए हमें नीति में बदलाव करना। मानव केंद्रवाद का मतलब ये होता है कि पर्यावरण को बचाने के लिए हमें मनुष्यों के केंद्र में रखना पड़ेगा और उनकी नैतिकता को बताना पड़ेगा भैया कि आप सभी लोग पर्यावरण को बचाइए। इस बात को मानव केंद्रवाद, यानी मानव केंद्रवाद का मतलब होता है कि हम यानी मानव के केंद्र में रख रहे हैं कि उसको एक प्रकार से रिस्पॉन्सिबल
बना रहे हैं और उसी के जिम्मेदार ठहरे हैं। लेकिन अगर आप देखोगे जैव विविधता को अकेले केवल मानव केंद्रवाद के द्वारा हम जैव विविधता को नहीं बचा सकते, बल्कि इसमें और अन्य भी कई सारी चीजें होना जरूरी है। उसी बात को लेकर के यहाँ पर बात की गई। यह नैतिकता मनुष्य सहित सभी प्रकृति पर लागू होती है। देखो, मनुष्यों की नैतिकता, मनुष्य की तो नैतिक जिम्मेदारी है कि वो पर्यावरण को बचाए, लेकिन सभी प्रकृति पर लागू होती, सभी लोग चीजों पर यह लागू होती कि वो बचाएं। शेक्सपियर को विकास की परिणति के रूप में नहीं, बल्कि कई प्रजातियों के बीच एक प्रजाति के रूप में मानते हैं। ठीक है, और यहाँ पर पहलू प्राकृतिक दुनिया को कैसे नियंत्रित किया जाता है, इसको भी आगे हम देखेंगे। अगला देखेंगे मानव केंद्रवाद क्या होता है। ठीक है, क्या है मानव केंद्रवाद को देखेंगे। क्या मानव केंद्रवाद, देखो इथोथीसिस सबसे पहले हाल की अवधि में वैश्विक स्तर पर पृथ्वी प्रणाली पर मानव प्रभाव के विशिष्ट द्वारा बनाया, जो सामान्य से औद्योगिक युग के मेल खाता। देखो क्या करें कि जो प्रेजेंट टाइम में जो हमारी वैश्विक स्तर उस पर क्या है कि देखो औद्योगिक युग का क्या है मेल खा रहा है, यानी कह रहे हैं कि पर्यावरण पे अगर देखोगे प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो ये क्या है कि जो औद्योगिक युग है, ठीक है, जो उद्योग धंधे भाई मेरे लगे उद्योग धंधे क्या कर रहे हैं, ये इसको सबसे ज़्यादा कर रहे हैं। यानी अगर प्रेजेंट टाइम में अगर आप देखोगे पर्यावरण को सबसे ज़्यादा नुकसान किससे हो रहा है, जो उद्योग धंधे यानी इंडस्ट्री से सबसे ज़्यादा नुकसान की बात करते हैं। पर्यावरणीय इतिहासकार क्या कर रहे हैं, पर्यावरणीय इतिहासकार के लिए प्रकृति मनुष्य की कहानी की पृष्ठभूमि नहीं है। यानी पर्यावरण के जितने इतिहासकार हैं वो क्या कहते हैं, जो मनुष्य हैं वह मनुष्य की कहानी की पृष्ठभूमि नहीं मानता है। प्रकृति परिदृश्य में मानव का हाथ मानव के पदचिन्ह का केंद्र अध्ययन का केंद्र करता है। मानव वैज्ञानिक और इतिहासकार अब इस बात से सहमत हैं कि पूरे इतिहास में मानव और मानव के निवास स्थान को क्या करता है, संशोधित करता है। लेकिन पिछले 50 वर्षों में अगर हम देखें, पिछले 50 वर्षों में वैज्ञानिकों ने पाया है कि मानव और वैश्विक पर्यावरण के बीच क्या है, मात्रात्मक और गुणात्मक बदलाव है। नहीं कह रहे हैं लगभग पिछले अगर हम 50 वर्षों की बात करें तो जो मनुष्य है, जो मनुष्य और पर्यावरण के बीच देखोगे तो काफ़ी बदलाव है। क्या कह रहे हैं कि पिछले 50 वर्षों की अगर बात करें तो जो आम लोग हैं मनुष्य के बीच में और पर्यावरण के बीच में कैसा बदलाव है, मात्रात्मक बदलाव है और गुणात्मक बदलाव है। ये क्या है, दो चेंज हमें देखने मिले। यह दृष्टिकोण प्रासंगिक है कि नई प्रौद्योगिकी की तेजी से प्रकृति क्या कह रहे हैं कि यह माना जा रहा है कि प्रेजेंट टाइम में जो नई नई टेक्नोलॉजी है वह प्रकृति को तेजी से बदल रही है। आप सबको पता होगा भैया क्या हो रहा है कि अब ग्लोबलाइजेशन हो गया है, धीरे धीरे क्या इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा लग गई हैं, या जो प्रौद्योगिकी है यानी हम लोग टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा यूज कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी पूरी तरीके से कह रही है हमारी प्रकृति को पूरी तरीके से बदल के उसने रख दिया है। ठीक है, मानव प्रेरित तथा मानव जनरित और परिवर्तन की ओर गंभीर और शायदपूर्ण अब दौर में पैमाने पर सामने आएंगे। यानी आप कह रहे हैं कि पर्यावरण को लेकर के देखो, जब से टेक्नोलॉजी आई है, जब से प्रौद्योगिकी में विकास हुआ है, तब से पर्यावरण पर गंभीर परिणाम हमारे सामने आ रहे हैं। यानी कह रहे हैं कि लगभग पिछले 50 वर्षों में जैसे जैसे विकास हो रहा है, जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा है उसका, यानी जैसे प्रौद्योगिकी तेजी से बदल रही है, इसने प्रकृति यानी नेचर को पूरी तरीके से बदल करके रख दिया। यानी यहाँ पर हम जो देख रहे हैं पर्यावरण में, अगर बात करें इन्वायरमेंट की बात करें, अगर हिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, तो उसमें क्या क्या मुद्दे बने हुए हैं। मुद्दा यही बना हुआ कि माना जाता है कि जो मनुष्य है वो अपनी नैतिक जिम्मेदारी को माने। क्या है, नैतिक जिम्मेदारी को माने। सिर्फ मनुष्य की ही जिम्मेदारी नहीं कि वो पर्यावरण को बचाए, अन्य चीजों की जिम्मेदारी है। लेकिन पिछले 50 वर्षों में, ठीक है, पिछले 50 वर्षों में जब से प्रौद्योगिकी में तेजी से बदलाव आया है, जब से प्रकृति बदली है, यानी जब से टेक्नोलॉजी, यानी 50 वर्षों में प्रकृति ज्यादा बदल के आई है, हमारे सामने दिख रही है। ठीक है, उसी प्रकार से इनको देख सकते हैं। यानी कह रहे हैं कि भाई हम लोगों को, जैसे यहाँ पर अगर मैं बात करूंगा प्रेजेंट टाइम में क्या हो रहा है, जैसे वनों की कटाई, ठीक है, वनों की कटाई, ऊर्जा के उपयोग, वायु प्रदूषण, मत्स्य पालन, जलवायु परिवर्तन, पृथ्वी प्रणाली पर मानव की भयावह तक इस लेख पर डाला। यानी प्रेजेंट टाइम में अगर आप देखोगे तो क्या हो रहा, वनों की कटाई बहुत ज़्यादा हो रही है, ऊर्जा के उपयोग बहुत ज़्यादा हो रहा, वायु प्रदूषण है, मछली पालन से कह रहा है कि भाई पानी खराब हो रहा, वायु प्रदूषण, मछली पालन की समस्या है, जलवायु बहुत तेजी से बदल रही है, पृथ्वी प्रणाली पर मानव की भयावहता को लिखा है। यानी क्या करें, ये समस्या बनी हुई पर्यावरण में। देखो जैसे वनों की कटाई, ये सारी क्या है, पर्यावरण को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है। ठीक है, इससे पर्यावरण को काफी भयावह कैलेख पर डाला है। इस कारण से अगर आप देखोगे, देखते हैं नेक्स्ट अगर देखेंगे, पृथ्वी पर आप अपने वर्तमान में भूवैज्ञानिक युग होलोसीन के बाहर निकल रही है। मानव जाति अपने आप में एक वैश्विक भू वैज्ञानिक शक्ति बन गई है।
जैसे यहाँ पर देख, तो यहाँ पर इस बात की गई कि प्रेजेंट टाइम में अगर हम पर्यावरण की बात करें तो उसमें समस्याएं क्या हैं। जिन समस्या की हमने बात की कि भाई वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, या कि जलवायु परिवर्तन बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो, यानी प्रेजेंट टाइम में जो समस्याएं हैं ये समस्याएं ज़्यादा बड़ी आई हैं। लगभग अगर आप पिछले 50 वर्षों की बात करें तो उसमें क्या है, ये बड़ी समस्या बनी है। ठीक है, जैसे जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता के नुकसान से पर्यावरणीय क्षरण हो रहा है इत्यादि को किसी एक चीज़ से पहचान करके उनके समान है। अर्थात मानव, अगर हम मानव प्रभाव को देखें तो मानव प्रभाव के साथ लाता है। फिर भी होलोसीन क्या है, जो इथ्नोपोसीन शब्द को स्वीकार करने पर सहमत हो जाता। तो यहाँ पर इस अगर मैं चैप्टर की अगर इस क्वेश्चन की बात करूँ तो इस क्वेश्चन में क्या कहा, ये क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात करें यानी कि पर्यावरण को लेकर के क्या वाद विवाद हो रहा है। तो वाद विवाद यही पर बना हुआ है। कुछ लोग मानते हैं कि पर्यावरण बचाने में मनुष्यों की पूरी जिम्मेदारी है क्योंकि मनुष्यों ने ही पर्यावरण को दूषित कर दिया, बल्कि अन्य लोग मानते हैं कि पर्यावरण नैतिकता, कुछ लोग भाई मानते हैं कि मनुष्य नैतिक, उसको नैतिकता बातें सिखाएंगे, वो पर्यावरण को सही कर देगा। यानी पर्यावरण में आम लोगों की जो जिम्मेदारी है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी है, क्योंकि लगभग 50 वर्षों में जिस प्रकार से प्रौद्योगिकी बदली है, तेजी से विकास हो रहा, उससे पर्यावरण को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। और क्या है, मानव केंद्रित, यानी जितने भी इतिहासकार हैं, अगर पर्यावरण के इतिहासकारों की अगर मैं बात करूं तो लोग कह रहे हैं कि जो मानव केंद्रित हैं, यानी पर्यावरण में सबसे ज्यादा अगर जो पर्यावरण को नुकसान कर रहा है वो मनुष्यों के द्वारा ही पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है। ऐसा नहीं कि पर्यावरण आपस में या खुद ही पर्यावरण सही नहीं या पर्यावरण खुद ही दूषित हो रहा है, ऐसा नहीं। मानव की जो क्रियाकलाप हैं, क्या कर रहे हैं, मानव के क्रियाकलापों से पर्यावरण को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है। इसलिए आम लोगों को भी सामने आना पड़ेगा और उनको अपनी नैतिक जिम्मेदारी, क्या है, नैतिक जिम्मेदारी के साथ पर्यावरण को सही करना पड़ेगा, तभी होगा। इसको बोलते हैं। अब हम बात करेंगे दीर्घकालिक इतिहास की बात करते हैं। ठीक है, दीर्घकालिक इतिहास में हम बेसिक बात करेंगे कि पर्यावरण को लेकर के क्या काम हो रहा था। ठीक है, होलोसीन क्या होता है, देखो दीर्घकालिक में क्या था भाई, हम लोग क्या करते थे, शिकारी संग्रह थे। क्या होते थे, शिकार करते थे ना जानवर और अरे शिकारी संग्रह का मतलब होता है जो भाई तीर उर लेकर के जंगल में शिकार करते थे। तो शिकारी संग्रह क्या होता है, 1.4 में चलें। देखो तो देखो लगभग 11,700 कैलेंडर वर्ष पहले की शुरुआत में माना जाता है होलोसीन, जिसका अर्थ पूरी तरीके से हाल ही में 1869 में गोरवाइस द्वारा एक शब्द के रूप में पेश किया है और 1885 में पुर्तगाल में अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस द्वारा इसे किया। कांग्रेस क्या मतलब क्या है, पुर्तगाल में कांग्रेस का मतलब क्या, वहाँ की संसद है, उसको क्या, उसको उन्होंने क्या किया है, स्वीकार किया कि जो मनुष्य है वह शिकारी था। हम इसे कैसे समझ सकते हैं कि हम इथोपिसीन की व्याख्या कैसे करते हैं और होलोसीन इसका संबंध क्या है। भूवैज्ञानिक रिकॉर्ड हमें बताता है कि 4.6 अरब साल पहले पृथ्वी पिछली हुई अवधि में थी। पिछले 10 लाख वर्षों में जलवायु की अगर बात करें तो जलवायु में काफ़ी बदलाव आया है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखा गया लगभग 1.8 बिलियन, क्या 1.8 बिलियन, लगभग 1150 साल पहले अगर वहाँ देखेंगे तो ग्लोबल वार्मिंग की बात करें तो क्या हिमनाद जो की जलवायु को ठंडा बना देता था। यानी कह रहे हैं कि जो जलवायु की अगर बात करें, जो हिमनाद यानी बर्फों ने क्या कर दिया भाई, जो बर्फ पड़ती थी, जो कह सकते स्नोफॉल जो होता था, क्या करता था, पृथ्वी को उसने क्या कर दिया था, लगभग ठंडा बना दिया। हिमनाद यानी जब बर्फ पड़ती तो क्या होता था, पृथ्वी हमारी क्या था भाई, पूरी तरीके से ठंडा बना दिया था उसको। लगभग 50,000 साल पहले क्या कर रहे हैं, लगभग 50,000 साल पहले पृथ्वी में कितने 44 किलोग्राम से अधिक वजन वाले जानवरों के कम से कम 150 परिवारों का पालन पोषण किया। फिर उत्तर में देखेंगे तो क्या होता है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप में देखोगे तो बड़े स्तनधारी को विलुप्त होते हुए दिखाई देते हैं। यानी जो बड़े स्तनधारी जो थे तो क्या होते हैं, वो विलुप्त होते हमें दिखाई देते हैं। 10,000 साल पहले तक अधिकतम 43 पीढ़ियां बन रही थी, यानी जीवों की बात करें। ठीक है, कितनी 43 पीढ़ियां थी। कुछ इतिहासकार इस घटना को मनुष्यों के उत्थान से जोड़ते हैं और यह सिद्धांत जोर पकड़ रहा कि हालांकि अभी पूरी तरीके से इसे स्वीकार नहीं किया गया। लगभग 1200 साल पहले पिछले हिमनाद की समाप्ति के बाद दुनिया की बात करें, दुनिया की जलवायु और वातावरण में एक आधुनिक रूप से धारण किया है, जिसे हम आज प्रेजेंट टाइम में जो होलोसीन के रूप में आगमन की शुरुआत करते हैं। रॉबर्ट्स के अनुसार होलोसीन की शुरुआत पर्यावरणीय प्रक्रियाओं के शुरुआत में देखी जाती है जो आज तक जारी है, जैसे मिट्टी का निर्माण की प्रेजेंट टाइम में, जैसे
पर्यावरण कैसे बना? सबसे पहले भैया मिट्टी का निर्माण होता है, ठीक है। फिर पारिस्थितिक उत्तराधिकारी आते हैं, यानी उसमें जीव आते हैं। फिर झील, ओटोजोनी और जीवों का प्रवास था। होलोसीन में छोटे परिणाम तथा छोटी अवधि के धर्मनिरपेक्ष जलवायु के परिवर्तन में अभी तक जारी है। हालांकि बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रकृति एजेंसियों द्वारा लाए गए पर्यावरणीय परिवर्तन क्या है, आयाम कम हो रहे हैं, लेकिन प्रक्रियाओं में अगर देखें समूहों ने उसको उल्टा कर दिया है। पर्यावरण पर मानव देखो पर्यावरण की अगर बात है, पर्यावरण पर मानव प्रभाव समय के साथ गतिशील है। देखो क्या करें, पर्यावरण जो है मानव जो है, पर्यावरण जो हमारा इन्वायरमेंट है वह लगातार क्या हो रहा है, बदल रहा है। देखो पहले जैसे बात करेंगे, पहले हिमनाद थे या उससे धीरे धीरे परिवर्तन आया जिससे प्रजातियां बनी, या जैसे जैसे प्रजातियों का विकास हुआ। पर्यावरण जो हमारा, अगर इन्वायरमेंट की बात करें तो इन्वायरमेंट लगातार चेंज हो रहा है। यही कह रहे हैं कि पर्यावरण पर मानव प्रभाव समय समय पर गतिशील रूप में बढ़ता गया है। ये लगातार शिकारी संग्रह करते थे, शहर निवासियों में परिवर्तित हो रहे। यानी अब क्या हो रहा है कि जो शिकारी संग्रह, जिस प्रकार से पर्यावरण को सबसे जैसे कि मनुष्य जो शुरू में आया था उसमें क्या करता भाई, शिकार करता था, ज़्यादा क्या होते थे, शिकारी संग्रह। जैसे आपने देखा होगा ना, जब आदि मानव थे क्या करते थे, शिकारी संग्रह थे, तो वहाँ पर शिकारी संग्रह में परिवर्तित हो गया। जैसे शिकार से कृषि से नगरवासियों में परिवर्तित हो गया। यानी जो पहले मनुष्य था क्या करता भाई, मेरे शिकार करता था, शिकारी से धीरे धीरे क्या नगर बने, नगरवासियों में परिवर्तित से संबंधित है। हम विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में इस प्रक्रिया को कैसे समझते हैं, यह याद रखना होगा, महत्वपूर्ण है कि हमारी प्रजातियां लगभग 1.5 लाख साल पहले उभरी हैं। तब मानव इतिहास में लगभग 97% पहले शहर और सभ्यता में आने से पहले हो चुका था। प्रारंभिक होलोसीन में सभी मनुष्यों ने शिकारी संग्रहकर्ता की जीवन शैलियों को अपनाया था। यानी कह रहे हैं कि शुरू में जो मनुष्य था वह क्या करता था, शिकारी संग्रहकर्ता के रूप में अपनी जीवन शैली थी। यानी आम लोग क्या करते भैया, वो शिकार ही करते रहते थे, उनको खा पी करके। यानी लगभग शुरू में मनुष्य की जो शैली क्या थी, संग्रहकर्ता की, यानी शिकारी संग्रहकर्ता थे। हमारा अधिक विकासवादी इतिहास शिकारी संग्रह के रूप में रहा है। इन समुदायों ने अपने वातावरण में बदलाव किया है और आग के उपयोग एक महत्वपूर्ण नवाचार था। यानी जब आग का उपयोग होता है, यानी जब आग का आविष्कार होता है तो एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आता है, क्योंकि आग ने प्रारंभिक क्रमिक चरणों में पौधों के पक्ष में जैविक उत्पादकता को बढ़ा दिया, जिसकी विकास दर तेजी से होनी। यानी जब भाई आग का आविष्कार होता है, यानी जो मनुष्य पहले क्या करता था, शिकार करता था, खा करके अपने जीवन को चला रहा था, लेकिन जब आग का आविष्कार होता है तो एक महत्वपूर्ण बदलाव और एक महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है, जिसके बाद विकास में तेजी, नहीं हमें विकास में क्या था, तेजी देखने को मिलते हैं। ठीक है, प्रदेश पैमाने पर अगर देखोगे आग का बहुत व्यापक प्रतीत हुआ, बहुत अधिक व्यापक रहा, इसीलिए यह सांस्कृतिक रूप से कई रूपों में प्रकट रहा। विशेष रूप से अगर हम देखेंगे मिथकों और यह संस्कृति का एक अंश है जो पृथ्वी पर शिकारियों और संग्रहकर्ताओं की संख्या में कभी भी नहीं मरता। देखो स्टीफन जे अगर बात करें, इनका कहना है इस निपुणता ने मनुष्यों के अन्य स्तनधारियों से अलग किया। आग की खोज ने प्रारंभिक मनुष्यों को लकड़ी से संग्रहित तथा ऊर्जा के दोहन करने और प्राकृतिक वातावरण को बदलने में सहायक साबित हुआ। इसी प्रकार हमने मनुष्यों को अन्य की तुलना में एक महत्वपूर्ण लाभ प्रदान किया। मानव द्वारा मानव बस्ती के लिए जंगल को साफ करने के लिए आग का व्यवस्थित उपयोग किया गया। यानी जो भाई मनुष्य क्या करता था, अपनी बस्ती बनाने के लिए, जंगलों को साफ करने के लिए क्या होता है, आग का उपयोग होने लगा का संकेत हमें मिलता है, जो भाषा के विकास से पहले हो सकता है। इसने कृषि की उत्पत्ति को भी चिन्हित किया होगा, यानी जैसे जिस प्रकार से यहाँ पर खेती होने लगी। आगे देखिए, पर्यावरणीय इतिहास ने शिकारी संग्रहकर्ता और कृषि के आगमन से हमारी समझ को बदला है। नहीं कह सकते हैं कि पर्यावरण इतिहास में महत्वपूर्ण क्या रहा है, जब मनुष्य शिकारी संग्रह करता था, यानी शिकार करके संग्रह करता था, और जब कृषि का आगमन होता है, यह हमारी पूरी यानी कह सकते हैं पर्यावरण इतिहास को बदल कर रख दिया है। संग्रहकर्ता समाज के बारे में एक महत्वपूर्ण अवलोकन यह है कि उनके लिए जीवन केवल क्या था, क्रूर, छोटा ही नहीं था। यहाँ पर ईडन गार्डन में रहने की स्थिति, शिकारी संग्रहकर्ता में अदम्य बीहड़ में नहीं रहते थे, भूमि और प्रजाति दोनों के द्वारा पालतू बनाया गया था। देखो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो मनुष्य था वो भाई क्या था, पहले शिकारी संग्रह करता था, शिकारी यानी
क्या करता था, जीवों को मारता था, खाता था, काम होता था। लेकिन जब आग का आविष्कार होता है तब एक महत्वपूर्ण परिवर्तन होता पर्यावरण के इतिहास में, क्योंकि क्या होता है, उस जंगलों को साफ करने के लिए आग का प्रयोग करेगा या जो मांस होता है उसको पका करके खाना। क्या होता है कि बड़ा परिवर्तन आता है। पहले शिकारी संग्रह करता जो मनुष्य था, फिर आग के आविष्कार ने उसको क्या कर दिया, विकास में तेजी बढ़ रही है। ठीक है, यानी पर्यावरण की अगर याद करें तो शिकार के रूप में था, आग के आविष्कार होने से उसने क्या कर दिया, अन्य चीजों में बदला। इतिहासकार मानते हैं कि कृषि में बदलाव एक लंबी प्रक्रिया थी, यानी जब कृषि आती है, जब एग्रीकल्चर सर्कल, एक बड़ी परिवर्तन की प्रक्रिया के बाद हमें एग्रीकल्चर देखने यानी कृषि आता है। कृषि में क्या थी भैया, कई समस्याएं थी। ठीक है, जिसको हम अगले बताएगा। देखो कृषि समुदाय की अगर बात करें तो कृषि समुदाय की अगर देखो, कृषि जब हुई थी, मैकलिन कहते हैं कि अभी कुछ समय पहले तक विद्वानों को आश्चर्य होता था कि हाँ, हर कोई खेती क्यों नहीं करता। तब उन्हें आश्चर्य होता है कि किसी ने पहले ऐसा क्यों किया। खेती में संग्रहकर्ता और शिकार की तुलना में अधिक काम होता है। देखो कह रहे हैं जो शिकार करके काम होता, शिकार में कम मेहनत लगती, लेकिन खेती में भैया क्या है, मेहनत बहुत ज़्यादा है। क्या कह रहे हैं, अब मान लो तुम निकलोगे, तीर कमान लेकर गए, तीर चलाया, जानवर मर गया, लाया बना करके खा लिया। लेकिन खेती करके जो होता था भैया, खेती जाओ, बो, खेत बनाओ, फसल होगी तब खाना, यानी कहते हैं उसमें बहुत ज़्यादा क्या लगता था, समय लगता था। यानी खेती में संग्रहकर्ता शिकार की तुलना में अधिक काम होता था और आमतौर पर खराब पोषण और खराब स्वास्थ्य परिणाम होता था। तो लोगों ने ऐसा क्यों किया, कोई नहीं जानता। मैकनीन कहते हैं कि खेती की परवाह किए बिना 1 लाख से अधिक वर्षों के बाद, हिमयुग के अंत के बाद लगभग 700 वर्षों में मनुष्यों ने 4 महाद्वीपों पर खेती के लिए कम से कम 7 बदलाव किए। ऐसा क्यों और कैसे हुआ, यह इसका श्रेय पौधों की प्रजातियों और जानवरों की प्रजातियों में बदले ज्ञान को देता है, जिन्होंने उन्हें भाषा के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित किया। यानी जो मनुष्य था शिकारी संग्रह करते में लंबे टाइम तक रहा और बाद में क्या होता, बहुत परिवर्तन होने के बाद तब खेती का आविष्कार होता है या तब खेती कर। वह कहते हैं बुद्धिमान भाषा को धारण करने वाले मनुष्यों ने क्या किया, गर्म जलवायु का आनंद ले रहे थे। क्या कर रहे थे, जो जलवायु थी गर्म हो रही थी, जो कृषि के लिए संक्रमण के लिए एक संभावित पूर्व प्रेक्षा के प्रतीत होती थी। लगभग 11,000 साल पहले खेती में बदलाव के साथ लोगों ने अपने आसपास के वातावरण में तेजी से बदला। मानव इतिहास में कुछ चीज़ें पालतू बनाने के रूप में ज़्यादा मायने रखती हैं। भोजन को इकट्ठा करने या शिकार करने के विपरीत कृषि का सामाजिक जीवन पर बड़ा प्रभाव पड़ा। इसके लिए लोगों को श्रम की दिनचर्या में प्रति समर्पण और एक कैलेंडर रखने की आवश्यकता थी। इससे लोगों ने सांस्कृतिक समृद्धि को जोड़ा और सामाजिक आयाम को भी खोल दिया। यानी कहता है भैया जब खेती होने लग जाती है तो खेती क्या थी, इसको कैलेंडर रखना पड़ता था, खेती करना पड़ता है। यानी देखो शिकारी संग्रह करता जो मनुष्य था वह समाज में नहीं तब्दील, लेकिन जब मनुष्य खेती करना आरंभ करता है तो वह समाज में कैलेंडर रखने लग जाता है। क्या हो रहा, धीरे धीरे बदलाव होगा। यानी वह शिकार करते थे, शिकार से यानी शिकार हुआ तो फिर एग्रीकल्चर सेक्टर आ गया। तो एग्रीकल्चर सेक्टर आने से क्या हो गया, यानी कृषि का विस्तार होने क्या लोगों की दिनचर्या में बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया। अब उनको कैलेंडर रखना पड़ता था, यानी सांस्कृतिक समृद्धि आई तथा सामाजिक आयाम का भी एक नया दौर। दुनिया में घुमंती शिकारियों तथा संग्रहकर्ता के पास कुछ ही उपकरण थे, लेकिन अब दर्जनों जानवर और सैकड़ों पौधे पालतू बनने के लिए अति संवेदनशील साबित है। मानव प्रभाव सबसे छोटे पैमाने पर सूक्ष्म जीवों पर्यावरण में, अब शायद सबसे बड़े पैमाने पर वैश्विक जलवायु के रूप में यहाँ कर सकते प्रकट हो रहे थे। वह लकड़ियाँ झाड़ियों को साफ करने के लिए आग और कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करने लगे। अब वह खुदाई की छोड़ हल्का उपयोग करने लगे। धीरे धीरे जैसे जैसे क्या रहा भैया डेवलप हो रहा। पहले क्या होता है, लकड़ी और झाड़ियों को साफ करने के लिए आग का प्रयोग होना, कुल्हाड़ी का इस्तेमाल होने लगा। कुल्हाड़ी जब आई तो खुदाई होने लगी। अब धीरे धीरे क्या खेती में हल्का प्रयोग होने लगा। दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में चावल के क्षेत्रों में उन्होंने चावल उगाने के लिए पानी के प्रवाह को नियंत्रित करना, यानी कि अब पानी को भी उन्होंने खेती यानी सिंचाई करने लगे। धान के खेत बांध तथा बनाना सीखा। पहाड़ी क्षेत्र में उन्होंने मेड़ों को ढालना में परिवर्तित किया। उन्होंने गांव का निर्माण किया। उन्होंने पशुओं के लिए चारागाह बनाने के लिए जंगलों को जला दिया। मनुष्य क्या रहा भैया कि देखो अपने बसावट के लिए क्या करा, पर्यावरण को ही यूज करा। देखो क्या क्या सबसे पहले अगर देखोगे तो क्या हो रहा था, खेती के लिए पानी का यूज करने लगे, बांध बनाना सीख लिया, पहाड़ी क्षेत्रों में मेड़ों को ढालना सीखा, फिर गांव का निर्माण हुआ, अपने पशुओं के लिए चारागाह बनाने के लिए जंगलों को उन्होंने जला दिया। किसानों ने सिंचाई के उपकरण को भी आविष्कार किया और परिदृश्य पूरी तरीके से बदल गया है। ठीक है,
जिसका शीर्षक हम नदी घाटी सभ्यता या जो कि सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि सिंधु के आसपास मानव निवास, पर्यावरणीय समस्या और पूर्व की ओर बदलाव तथा गंगा नदी के किनारे बसने की चर्चा करती है। ठीक है, मानव स्वास्थ्य पर कृषि का गहरा प्रभाव पड़ा, यानी आम लोगों पर भैया कृषि होने से यानी मनुष्य के स्वास्थ्य पर कृषि का गहरा प्रभाव पड़ा। किसानों ने अपने संग्रहकर्ता और शिकार करने वाले पूर्वजों की तुलना में अधिक संकुचित आहार खाया, जो कुछ भोजन पर बहुत अधिक निर्भर करता था। इससे उन्हें विटामिन या खनिजों की कमी के कारण खराब पोषण का अधिक खतरा होता था। उन्होंने अपने पूर्वजों की तुलना में कम मांस खाया और कम प्रोटीन प्राप्त किया। जीवित कंकालों से प्रमाण बताते हैं कि खेती करने वाले लोग अपने पूर्ववर्ती की तुलना में छोटे थे। सबसे पहले खेती सभी गतिहीन लोगों की तरह कृषक अपने स्वयं के लिए कचरे के बीज करते थे। संभवतः वह कीड़े और अन्य परजीवियों के द्वारा संबंधित रोगों से पीड़ित थे, जिन्हें गतिहीन रोग कहा जाता था। गतिहीनता का रोग वह पालतू पशुओं की बीमारियों से भी पीड़ित थे। कहले भैया कि जब जानवर वानर खाता था, मनुष्य जो होता था वो बहुत बीमार रहता था। अब मान लो जानवर को बीमारी, तुमने जानवर को खा लिया तो उसकी बीमारी तुम्हें भी घुस जाएगी। क्या हुआ, जब खेती आई लोगों ने खेती करना शुरू किया। यही कह रहे हैं कि जब भैया इंसान खेती करता था तो अलग समस्या तो क्या थी, जब जानवरों को मार करके खाते थे तो बहुत बीमारी दूसरे प्रकार थी, लेकिन जब खेती आई तो अलग प्रकार की समस्या बनी। देखो दोनों अलग अलग प्रकार की समस्याएं थी। जब मनुष्य शिकारी संग्रह के रूप में था तो उसको अलग प्रकार की पर्यावरण की समस्या थी, अलग प्रकार से उसको बीमारी होती थी, लेकिन जब खेती है तो उसकी अलग प्रकार से रही। 300 अधिक जोनोटिक रोग पालतू जानवरों से उत्पन्न होते हैं, कुत्ते, मवेशियों, भेड़ों और बकरियों से। कृषि समाज भंडारण की बीमारियों से भी पीड़ित था। अनाज का भंडारण ने चूहे और अन्य रोगवाहकों को आकर्षित किया, जिस प्रकार से प्लेग और बुखार से लोग ग्रस्त पाए जाने लगे। यानी अनाज को क्या करते थे, जमा कर लेते थे, उसमें चूहा तमाम प्रकार के जानवर खा लेते थे। अब प्लेग और बुखार जैसे लोग ग्रस्त होने लगे। कम जल स्तर वाले जंगलों की कटाई, जहाँ पानी जमा हो जाता था वहाँ मच्छरों के आवास बनने लगे। मलेरिया अफ्रीका, एशिया और दक्षिण यूरोप में खेती के वातावरण से जुड़ा। खेती के आगमन से सभी ग्रामीणों के कृषि समुदाय को संपर्क में आया। उनके पास अब क्या था, कोई प्रतिरक्षा नहीं थी, इसलिए वह एक दूसरे से अधिक संपर्क से बचते थे। यानी दूसरे से भाई टच मत करो, ठीक है। कि परंतु ऐसा प्रतीत होता है कृषि की यात्रा कठिन रही होगी। भले ही हम विफलताओं का वर्णन करें, फिर भी सूखे तथा अन्य जलवायु परिवर्तन के बावजूद कृषि गतिविधि को शायद एक सफलता माना जा सकता है और इसे अपनाना लगभग एक पर्यावर्तनीय प्रक्रिया थी। शताब्दी को गतिहीन द्वारा किया जा सकता है। सिंचाई, सफाई, सीढ़ीदार खेत के माध्यम से वातावरण को बदल दिया। पालतूकरण के माध्यम से नई प्रजातियों को उत्पादन किया। बीमारियों के बावजूद कृषि आबादी शिकारियों और संग्रह की तुलना में तेजी से बढ़ी। जनसंख्या वृद्धि और तकनीकी नवाचार ने स्तरीकरण देखो कह रहे हैं कि जब मनुष्य शिकारी करता था तो दुनिया भर की समस्याएं थी, बीमारी थी, दुनिया भर की चीजें होती थी, लेकिन जब मनुष्य खेती पर आया तब जो शिकारी करता की समस्याएं थी उन समस्याओं का भैया समाधान होने लगा। मान लो जंगल में शिकार करने जाता था तो पशु को मारता था, लाता था, खाता था, तो जो बीमारियां थी वो बढ़ रही थी, क्योंकि भाई मेरे जानवरों की जो बीमारियां थी वह मनुष्यों में प्रवेश कर रही थी और मनुष्यों की समस्या बढ़ी थी। लेकिन जब खेती का विस्तार हुआ तब क्या होती, इस प्रकार की जो बीमारियां थी, जो समस्याएं थी वो कम थी। और दूसरी बात की गई कि शिकारी संग्रह करना आसान था, जानवरों को मान करके अपना जीवन यापन करना आसान था, लेकिन खेती जो होती थी वह थोड़ा मुश्किल कार्य था। क्या था, मुश्किल कार्य। इसीलिए क्या था कि जो आम लोग थे, जो मनुष्य था, वह खेती पर बहुत टाइम लगा उसको खेती आने में, खेती को करने में, लेकिन वो शिकारी संग्रह में लंबे टाइम तक रहा। यानी वो जानवरों का शिकार करके अपना जीवन यापन उसने लंबे समय तक किया। बहुत समय के बाद बहुत परिवर्तन होते हैं तब जाकर के वह खेती करने में आता है। लेकिन जब वह शिकारी संग्रह था, शिकारी संग्रह करता कि देखो फायदा तो था कि जल्दी काम हो जाता था, लेकिन क्या था, बीमारी बहुत ज्यादा थी, समस्याएं बहुत ज्यादा होती थी, ठीक है, पर्यावरण को नुकसान बहुत ज्यादा होता था। लेकिन जब मनुष्यों ने खेती करना शुरू किया तब उन्होंने जानवरों को पालना, नए नए जानवर, और खेती करने से क्या हुआ कि उसमें जो रोग होती थी, जो बीमारी होती थी, वह भैया रोग बीमारियां भी उसको भैया क्या होने लगी, कम होने लगी। इसी को यहां पर बताया गया किस प्रकार से रोग। अब जैव विन्यास को देखते हैं, क्या है जैव विनियम, देखो इसको देखते हैं, ठीक है। जैव विनियम पर्यावरणीय इतिहास का चित्रण और जैव आदान प्रदान की सूची बनाना भी मानव जनित प्रकृति दुनिया की गतिशीलता की हमारी समझ के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
पृथ्वी पर जीवन के इतिहास को एक लंबे काल तक अधिकांश प्रजातियों ने जैव भूगोल क्षेत्र में है, यानी कि भैया कि पृथ्वी पर कितना लंबे समय तक इंसान का इतिहास है, यह जैव भौगोलिक जो हैं वो हमेशा इसको शोध करते थे। प्राकृतिक बाधाओं और जलवायु संबंधी कारकों ने प्रवास को बाधित किया है। ये सीमाएं मानवीय हस्तक्षेप पर कभी कभी प्रकृति कारण, यानी जैसे समुद्र में परिवर्तन आता था, के माध्यम से बदल गई। भारतीय पर्यावरणीय इतिहास को एक महत्वपूर्ण पहलू है कि हिंद महासागर में की नियमित मानसूनी हवाओं ने दुनिया को इस क्षेत्र में अपनी समुद्री अस्थिर में बदलने में मदद की, और एक बार नाविक ने मानसून की हवाओं की वर्षा की लय का पता लगा लिया। हिंद महासागर ने एक विश्वसनीय नौकायन वातावरण प्रदान किया और मुख्य रूप से अफ्रीका और एशिया के बीच में व्यापार और जैविक विनिमय के लिए एक मार्ग बना दिया। एक ऐसा मार्ग जिसने नाविकों के लिए न्यूनतम बाधाएं उत्पन्न की। बजारा और ज्वार क्या था, जो बाजरा और ज्वार थी, ठीक है। 300 साल पहले अफ्रीका से दक्षिण एशिया लाया जाता था। रागनी लगभग 1000 साल पहले भारत पहुंचा और हिमालय की तलहटी में समुदाय के भारत के सुदूर दक्षिण में मुख्य अनाज बना। दक्षिण एशिया में अफ्रीका फसलों के प्रसार तथा मुख्य भारत में सूखा प्रतिरोध सूक्ष्म फसलों का प्रदान किया। नए कृषि क्षेत्र में देखो यहाँ पर क्या बात की जा रही है, सुनो। देखो, जब मनुष्यों ने व्यापार करना शुरू किया तो भैया समुद्र में तुम जाओगे, समुद्र में या कह सकते समुद्र में जब तुम नाव चलाओगे तो समझना पड़ेगा ना नाव कहीं पलट उलट ना जाए। तो मनुष्यों ने पर्यावरण को समझा। देखो, पर्यावरण को समझे बिना, आप लहरों को समझे बिना नाव नहीं चला सकते, यानी कि पर्यावरण को उन्होंने समझा और उन्होंने नाव कैसी चलाई जाएगी, हवा का कैसा ध्यान रखना पड़ेगा समुद्र में। जब ये चीज़ें विकसित हुई, यानी कह सकते जब उन्होंने पर्यावरण को समझ लिया, तब कहते हैं कि मनुष्यों ने व्यापार करना प्रारंभ कर दिया। क्या कह रहे हैं, जब भाई आम लोगों ने या जो मनुष्य था उसने पर्यावरण को समझा कि भाई जब नाव का आविष्कार किया तो नाव जैसे समुद्र में लहरें उत्पन्न होती थी, यानी क्या हुआ, जो मनुष्य थे उन्होंने व्यापारिक गतिविधियों में कह सकते हो पर्यावरण एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था। यानी समुद्र, क्योंकि पहले जो व्यापार होता था वह समुद्र के जरिए व्यापार हुआ, और समुद्र के जरिए जो व्यापार होता था समुद्री लहरें आना या कभी कुछ हो जाना या इस समस्याओं को समझने के लिए उन्होंने सबसे पहले इन्वायरमेंट को समझा, और इन्वायरमेंट को जब मनुष्यों ने समझा तब जाकर के कह सकते हो कि जो व्यापारिक गतिविधियां थी, ठीक है, जो व्यापारिक गतिविधियां थी उनमें क्या कहना एक बड़ा क्या बदलाव हमें देखने को मिला। नहीं, व्यापारिक गतिविधियों ने इन चीजों को बदल करके रख दिया, ठीक है। देखो, वास्को डी गामा कोलंबस के बाद अंटार्कटिका यूरोप के लोगों ने बायोटो के आदान प्रदान के माध्यम से पृथ्वी को जोड़ा। 15वीं शताब्दी में उभरी वैश्विक दुनिया ने एक बड़े परिवर्तन को चिन्हित किया। वैश्विक जैविक सीमाओं के बिना हो गई, क्योंकि वहां पर पारिस्थितिक ने पौधों, जानवरों और बीमारियों में प्रसार में मदद की, परंतु वहां पर विस्थापित हो रहा था। हालांकि इनका विस्तार पूरी तरीके से परिवहन प्रौद्योगिकी, व्यापार, उत्पादन और राजनीति में स्वरूप पर निर्भर करता था। देखो जब वास्को डी गामा अन्य लोग जो आते हैं तो क्या होता है कि जो पर्यावरण है उसमें काफ़ी बदलाव आता है और लोगों की एक जगह से आने जाने की बढ़ता है। देखो, व्यापारिक गतिविधियां बढ़ती हैं, मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने लगता है। इसमें भी कह सकते धीरे धीरे क्या हो रहा था, प्रसार बढ़ता हुआ हमें दिखाई देता। उसी प्रकार से बात की, उसी प्रकार से भैया क्या होगा कि जब इस तो बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ी, जैसे क्या है, चेचक, खसरा, कठमाला, काली खांसी, इन्फ्लुएंजा जैसी विनाशकारी बीमारियां भी कम हो गई। कोलंबिया एक्सचेंज ने क्या किया, उन्होंने कई सारी बीमारियों को नए रोगजनक थे, इसलिए उन्होंने कभी भी अमेरिकन कई उपयोगी प्रतिरोध नहीं किया। इसी प्रकार से 1500 से 1650 तक कई जनसांख्यिकी आपदाओं ने स्थानीय आबादी को कम कर दिया। इसका विस्तार जैसे हम देखेंगे, जैविक विनिमय ने प्रकृति और वास्तुकरण को बढ़ा दिया। इन वस्तुओं के बाजार विकसित किए गए। यूरोपीय लोगों ने अब इन क्षेत्रों में अपने साम्राज्य स्थापित किया और साम्राज्यवाद ने अब अधिक आर्थिक विनियम की स्थापना, जैसा कि रिचर्ड कहते हैं, यूरोपीय विस्तार ने क्या कहते हैं, यूरोपीय विस्तार ने यूरोपीय आर्थिक जुटाई के तहत विशाल नए क्षेत्र को शामिल किया। इसने एक विशाल नए मानसिक सोच को विकसित किया, जिसके विस्तार ने व्यापार और विकास को सुगम बना दिया। यानी क्या होता है भाई, धीरे धीरे जो व्यापार था सुगम बना, और जो बीमारियां थी, बीमारियों को भी धीरे धीरे कंट्रोल पाया गया। जो काली खांसी, दम घोटू, दुनिया भर की बीमारी होती थी, इन पर धीरे धीरे कहा कंट्रोल बनता चला। यानी तो पर्यावरण से जितनी बीमारियां होती थी उनको कंट्रोल बना। यानी व्यापार होने से मनुष्य जो हो रहा है एक दूसरे क्या हो रहा, बहुत ज़्यादा पास, यानी व्यापार, यानी अब व्यापार और
औपनिवेशिक काल तक धीरे धीरे चढ़ता पहुंचता चला जाएगा। इसी इसमें जो एक क्वेश्चन बना क्या कर रहे हैं, पर्यावरणीय इतिहास शब्द से आप क्या समझते हैं इसको बताना पड़ेगा। और नेक्स्ट जो है कि यहाँ पर जैसे बात की तो वहीं पर यहाँ की जो मनुष्य था कि ये क्या भाई मेरे एक शिकारी संग्रह के रूप में होता था, शिकारी संग्रह करते थे। शिकारी संग्रह से क्या हुआ, खेती में कन्वर्ट हो गए और खेती में जब आए, खेती में आए फिर व्यापारिक गतिविधियाँ कैसे बढ़ी। देखो तीनों चीज़ों में शिकारी संग्रह में भी पर्यावरण का फैक्टर है, ठीक है। और जब खेती में आए, खेती में भी पर्यावरण एक बहुत महत्वपूर्ण जुड़ाव है। और जब व्यापार हुआ, व्यापार में भी पर्यावरण एक बहुत अहम रोल अदा करता था, क्योंकि जो व्यापार होता था वह समुद्र के रास्ते से होता था। जब व्यापार समुद्र के रास्ते से होता था तो समुद्री लहरों को जानना, वर्षा कब होगी, वो उसमें तूफान कब आएगा, इन चीज़ों को जान करके ही कह सकते हो कि व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ोतरी देखने को मिलती है। क्योंकि समुद्र में जब भैया नाव लेकर के जाओगे, जब व्यापार करोगे तो आपको क्या लहरों को समझना पड़ेगा भैया, कब तूफान आएगा, कब हवा आएगी, कब क्या होगा, कब क्या नहीं होगा। इन चीज़ों को भी समझना उसके लिए बहुत ज़रूरी था। यहाँ पर बेसिक आपको कोई बताया जा रहा है कि जो इन्वायरमेंट था पर्यावरण में, जैसे हमने देखा पर्यावरण का विकास कैसे कैसे धीरे धीरे होता गया, साथ में मनुष्य जिस प्रकार से शिकारी संग्रह से रूप में का था या क्या करता था, यही सारी चीज़ें आपके लिए थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, शुरुआती है। जैसे ऊर्जा लेखा परीक्षा क्या है, ऊर्जा लेखा परीक्षा में जो आपका क्या रहेगा, जीवाश्म ईंधन के लिए सौर ऊर्जा, यानी अब जो जीवाश्म था उसके हम सौर ऊर्जा के लिए प्रयोग, जीवाश्म थे जो थे उनको सौर ऊर्जा, यानी कह सकते हो कि जो मनुष्य था वह ऊर्जा के लिए किन चीज़ों का प्रयोग करता था। एक था जीवाश्म ईंधन के लिए, दूसरा सौर ऊर्जा, भैया सूर्य की ऊर्जा का काफ़ी प्रयोग होता था, कह सकते हो कि इसके लिए। दूसरा जीवाश्म ईंधन, इन दोनों चीज़ों का क्या हुआ, प्रयोग बढ़ा, ठीक है। जैसे इसमें क्या बता रहे हैं, जैसे क्या कह रहे हैं, जैसे जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, इस तथ्य से जिम्मेदार ठहराया जा सकता है कि 19वीं शताब्दी तक दुनिया जैविक पुराने शासन के अधीन थी, जिसे जैविक अर्थव्यवस्था और दैहिक ऊर्जा शासन के रूप में जाना जाता है। जैसा कि मार्क्स कहते हैं कि मनुष्य को उसके उपयोग के लिए सौर ऊर्जा को केंद्रित करने और एकमात्र करने में मनुष्य की सापेक्ष सफलता है। पिछले 2000 वर्षों में हमारे जनसंख्या घनत्व और आकार में वृद्धि की है। उन्होंने कहा कि वैश्विक पुरानी व्यवस्था इस प्रकार लोगों और उसके इतिहास के लिए संभावनाओं की सीमा को सीमित करे। वस्तुतः सभी प्रकार की जो मानव की गतिविधियां हैं, सूर्य के द्वारा पूरे वर्ष अलग अलग डिग्री पर अपना आपूर्ति की जाने वाली ऊर्जा की नवीकरणीय स्रोतों को आकर्षित करें। नहीं कह सकते जो मनुष्य था जब उसका डेवलपमेंट हुआ वह किस प्रकार से ऊर्जा के स्रोतों पर रहा, और कह सकते जीवाश्म ईंधन पर, दो ही चीज़ों पर सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी है, सबसे ज़्यादा कि जहाँ से स्रोत थे या कह सकते जहाँ से हो सकता था। एक तो जीवाश्म ईंधन है, दूसरा क्या था, सौर ऊर्जा, यानी सूर्य की ऊर्जा का ही सबसे ज़्यादा क्या होता था, प्रयोग करने लगा। चाहे औद्योगिक क्रांति तक पौधे, जानवर, हवा, पानी मनुष्य के लिए दुर्लभ ऊर्जा के एकमात्र स्रोत थे। एक गणना से पता चला है लगभग 314 किलोमीटर का उपयोग शिकारी संग्रहकर्ता के क्षेत्र के रूप में अंटार्कटिका में 3 लोग, अर्ध रेगिस्तान में 11, घास भूमि में उष्णकटिबंधीय सागवान में 136 लोगों का पोषण करेगा। ये जनसंख्या कृषि के आगमन के अवसर को 1000 से ज़्यादा कारक द्वारा बढ़ी, ठीक है। जिस प्रकार से यहाँ देखो, जिस प्रकार से शिकारी संग्रह से धीरे धीरे आया, तो यहाँ पर एक कह रहा कि ऊर्जा के लिए हम किस पर डिपेंड हो गए, ऊर्जा के लिए जो मनुष्य था किस पर था, जीवाश्मों पर, जीवाश्मों के द्वारा। दूसरा सौर ऊर्जा क्या था, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट। सौर ऊर्जा का मतलब ये होता है सूर्य की ऊर्जा, ठीक है। किसी को समझ नहीं आया तो सौर ऊर्जा क्या है, सूर्य की ऊर्जा के द्वारा काफ़ी काम हो रहा था, ठीक है। ऊर्जावान आधार शिकारी संग्रहकर्ता को 0.1 से लेकर के 0.01 से लेकर के 1.0 तक प्रति व्यक्ति किलोमीटर के घनत्व बनाए रखने की क्षमता थी। नहीं, मनुष्यों की जो आबादी थी कैसे बढ़ रही है, जबकि हस्तांतरित खेती के साथ प्रति वर्ग किलोमीटर में 8 से 10 लोग संभव थे। इन लोगों की बसावट कैसे हो रही थी, जीवाश्म ईंधन व्यवस्था और महान तत्व क्या था। देखो, बढ़ती आबादी और बढ़ती खपत, यानी भैया आबादी बढ़ रही है, खपत भी बढ़ रही है। ऊर्जा की कमी जल्द ही नवाचार को हल करेगा। जैसे स्लिम का कहना है कि औद्योगिक क्रांति से पहले प्रेरणा शक्ति की प्रारंभिक चयन ऊर्जा, जलवायु जैसे क्या थी, प्रारंभिक शक्ति क्या, जैसे इन्होंने क्या, जैसे जल शक्ति, पवन शक्ति, बायोगैस ईंधन, लकड़ी जैसे कोयला, इन सारी चीज़ों पर, गोबर पर ये क्या थे, ज़्यादातर आएंगे, यानी इनका प्रयोग होने लगा, ठीक है। 2017 में एनर्जी एंड सिविल IMT फ्रेश जैसे बताता, लेकिन औद्योगिक क्रांति ने उसे बदल दिया। आर्म्ड बुक ने आरेखीय प्रतिनिधित्व भाप कोयले के जैसे जीवाश्म ईंधन के रूप में प्रयोग करना शुरू किया।
बार्क सेकंड कहते हैं कि इन्होंने क्या किया था, जैसे इनका जो माध्यम है, जैसे हम बताएंगे, जैसे क्या है, जो जैसे सौर ऊर्जा के युग में क्या था, जैसे क्या है, शिकारी संग्रह करता है। जैसे ये टेबल बनी है, इस टेबल को ध्यान से देखो, शिकारी संग्रह करता में अगर देखिए आग का नियंत्रण लगभग 2.5 मिलियन यानी 1000 BC तक रहा। फिर प्रारंभिक खेती देखो कैसे बदला, पहले शिकारी संग्रह करता था, जो मनुष्य का कर्तव्य शिकार करता था और आग पर नियंत्रण हुआ। फिर प्रारंभिक खेती हुई, खेती का आविष्कार हुआ। उसके बाद क्या रहा, क्षेत्रीय समाज के तहत प्रारंभिक खेती, यानी धीरे धीरे प्रारंभिक खेती का युग हुआ। प्रारंभिक खेती यानी लोग मिलजुल करके थोड़ी खेती हुई। फिर वैश्विक का परिस्थिति में उत्तर में कृषि युग आया, फिर कृषि युग आया। फिर जीवाश्म ईंधन का युग, यानी यहाँ पर जीवाश्म ईंधन को यूज होने लगा। फिर देखोगे ईंधन युग में क्या था, जैसे कोयला और भाप का यूज खूब हुआ। उसके बाद देखोगे किन चीज़ों से ऊर्जा ली जा रही थी। उसके बाद उत्तर जीवाश्म ईंधन में क्या है, जैसे पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है और परमाणु शक्ति। अब ऊर्जा के जो स्रोत हैं, यानी मनुष्य जो ऊर्जा के स्रोतों में था वह क्या हो रहा, बहुत परिवर्तन आ गया। शुरू से लेकर के लास्ट तक अगर आप देखेंगे तो क्या हो गया है कि परिवर्तन बहुत ज्यादा। एक शिकारी संग्रह और आग से लेकर के कह सकते हो कि आग जो मनुष्य कहां तक पहुंच गया है, परमाणु शक्ति यानी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसों तक आ गया। नहीं कह सकते कि जो डेवलपमेंट है, जो है ऊर्जा की खपत किन चीजों में होती थी, ऊर्जा की खपत किन चीज़ों में हो रही है। सबसे देखो पहले क्या होता था, भोजन जो मिलता था पशु चारा, यानी कह सकते ऊर्जा की खपत कहाँ पर होती थी, खाने में और पशुओं में होती थी। फिर घर में होने लगी और वाणिज्यिक यानी व्यापार में। फिर उद्योग और कृषि हो गई। फिर परिवहन में ऊर्जा की खपत ज़्यादा हो रही। फिर कुल प्रति व्यक्ति आए, नहीं सभी चीज़ों पर ऊर्जा। फिर वैश्विक जनसंख्या मिलियन में और कुल कितनी ऊर्जा की खपत है, जैसे यहाँ पर बताया भी गया होगा, जैसे यहाँ पर टेबल दी गई है, ठीक है, कि शिकारी संग्रह करते में ऊर्जा की खपत कितनी है, या प्रारंभिक कृषि समाज में कितनी थी, उन्नत कृषि समाज जो था, औद्योगिक समाज। देखो हमारा जो समाज कैसा है, पहले अगर आप देखोगे कि जो मनुष्य जो था शिकारी कृषि समाज था। पहला हमारा क्या था, शिकारी कृषि समाज था। फिर हमारा प्रारंभिक कृषि समाज रहा। फिर प्रारंभिक मतलब होता कि शुरू में जो कृषि खेती होती है। फिर उन्नत कृषि समाज आया, क्या हमारा जो कृषि में डेवलपमेंट या परिवर्तन है, यानी जब उसमें यंत्रों का प्रयोग होने लगा। उसके बाद क्या रहा, औद्योगिक समाज, औद्योगिक यानी जब इंडस्ट्री आया। फिर वर्तमान युग में किस प्रकार, तो कह सकते हो लगातार क्या होने लगा, परिवर्तन और चेंज। क्या हो रहा, लगातार परिवर्तन और चेंज हमें यहाँ पर देखने को मिलता रहा। क्योंकि ये टेबल थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है और टेबल में जो चीज़ें दी गई वही चीज़ें आपको एक्सप्लेन भी करनी होंगी, ठीक है। जिन चीज़ों को दिया गया है वही चीज़ें आपको एग्जाम में अगर लिखने का आता है तो उन्हीं चीज़ों को आपको एक्सप्लेन करना, ठीक है। टेबल ये जरूर बना लेना किस प्रकार से परिवर्तन आया। जैसे इसमें विकास और स्थिरता है, 1.6 की अगर बात करेंगे तो क्या है, विकास और स्थिरता क्या है, स्थिरता क्या, इसको भी मैं बता दें क्या। देखो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नए परिवर्तन और नवाचार विकसित देशों में पश्चिमी युग में शुरू हुए। जीवन जीने का तरीका जो इसे शुरू किया वह विकासशील देशों के लिए आदर्श बन गया। कई विद्वान इसे पूंजीवाद के विकास के रूप में बताते हैं। एक पर्यावरणीय इतिहासकार जेम्स मूर ने सुझाव दिया है, इस्थोथिपिन शब्द जैसे कैपिटलियन सीन शब्द से बेहतर शब्द का बदलाव है। जैसे यहाँ पर जैसे नेचर है, हिस्ट्री एंड ऑफ, अपनी बुक में इसने क्या बताया है, यदि ऊर्जा की बढ़ती खपत विकास की पहचान है तो सवाल है कि क्या दुनिया पूरी आबादी के लिए ऊर्जा और उपभोग करना संभव है। 20वीं शताब्दी के मध्य तक विद्वान इस समस्या से चिंतित थे और उन्होंने प्रकृति के संरक्षण की वकालत की। विकास के बारे में सोचकर समस्याओं को फिर से अवधारणा में सुझाव दिया जो टिकाऊ और प्रतिलिपि को बताता है, जिससे चैप्टर नंबर 7 में इससे बात की गई है। देखो यहाँ पर आई मार्क्स के अनुसार वैश्विक मुक्त व्यापार, विकासवाद, उपभोक्तावाद, उत्पादनवाद जैसे परोपकारों मानते हैं कि वैश्विक जो आर्थिक प्रणाली है उसमें वैश्विक पारिस्थितिक प्रणाली को अलग कर दिया गया है। यह एक बड़ी भूल साबित होगी। 20वीं शताब्दी के दौरान जीवमंडल और मानव मंडल में अटूट संबंध हो गया है। मानव गतिविधि तेजी से जीवमंडलीय परिवर्तन कर रही है जिसे ना तो जाना जा सकता है और ना ही भविष्यवाणी की जा सकती है। जिसे देखो यहाँ पर प्रेजेंट टाइम में हमारे चैप्टर में आपको ये बताया जा रहा है कि जैसे अगर यहाँ पर मैं बताऊँ तो क्या था, ठीक है। यहाँ पर एक मिनट देखिएगा, विकास और स्थिरता, यानी भैया क्या हो रहा है कि भाई मेरे लगातार डेवलपमेंट हो रहा है और डेवलपमेंट इतना ज़्यादा हो रहा है जिससे पर्यावरण को नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है कि लगातार। देखो शुरू में क्या था, पर्यावरण को नुकसान कम होता था, लेकिन जैसे जैसे विकास हो रहा, जैसे जैसे डेवलपमेंट रहा, जैसे जैसे तेज़ी से विस्तार हो रहा, जैसे जैसे चीज़ें रही हैं, पर्यावरण को अगर आप देखोगे तो क्या हो रहा, बहुत ज़्यादा हानि पहुँच रही है। क्या हो रहा, जब मनुष्य शिकारी संग्रह था तब हानि कम थी, जब वो खेती किया तब सही रहा।
लेकिन जब उन्नत खेती है और जब इंडस्ट्री लगी, या कह सकते हैं कि या जब कहते हैं कि खेती का या अन्य जब चीज़ें बढ़ी, तब से क्या ना कि पर्यावरण जो था, पर्यावरण को नुकसान बहुत ज़्यादा पहुँचा, यानी कह सकते हैं इन्वायरमेंट जो था उसको नुकसान हमें ज़्यादा पहुँचता। इसमें देखेंगे पर्यावरणीय न्याय और पर्यावरणीय समानता के, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। 1.7 क्या है, थोड़ा पर्यावरणीय न्याय और पर्यावरणीय समानता क्या है। पर्यावरणीय न्याय का मतलब होता है कि पर्यावरण के साथ भी न्याय हो रहा कि नहीं, और पर्यावरण को सब सही से यूज कर पा रहे हैं कि नहीं, अमीर यूज कर रहा, गरीब कुछ को मिल ही नहीं रहा है। ठीक है, इसको देखते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर क्या बताया गया है, जैसे क्या बता रहे हैं, देखो यह स्पष्ट है कि दुनिया के विभिन्न राष्ट्रों के बीच बहुत असमानता है। देखो क्या है भैया कि पर्यावरण क्या है, जैसे अमीर देश है वो पर्यावरण का दोहन खूब कर रहा, सबसे ज़्यादा यूज कर, गरीब आदमी कर ही नहीं पा रहा। तो कह रहे हैं कि दुनिया के सभी राष्ट्रों के बीच असमानता है, राष्ट्रों के सदस्य के बीच असमानता है, व्यक्तियों और समुदाय और ऊर्जा के पदचिन्ह, धन और प्राकृतिक संसाधन तक पहुँच की निर्भरता। यानी कह रहे हैं कि अगर हम राष्ट्रों की बात करें तो व्यक्तियों की बात करें तो सबकी जो है पर्यावरण तक जो पहुँच है वह अलग अलग है, उसमें असमानता बहुत ज़्यादा है। पर्यावरणीय आंदोलन अमेरिकी में व्यक्तियों के अश्वेत समुदाय द्वारा शुरू किया गया था। यह मुख्य रूप से रंग यानी जाति लोगों के द्वारा शुरू किया गया था, जिन्होंने अपने समुदाय में पर्यावरण संरक्षण की असमानता को दूर करने की मांग की थी। यह परिभाषित करता है कि पर्यावरणीय न्याय, पर्यावरणीय कानूनों, विनियमों, नीतियों, विकास तथा क्रियान्वयन परिवर्तनों में नस्ल, रंग, राष्ट्रीय मूल, आय की परवाह किए बिना सभी लोगों को उचित व्यवहार तथा समर्थ भागीदारी के रूप में। नहीं कह रहे हैं कि देखो पर्यावरण जो है, पर्यावरण में सबकी भागीदारी जरूरी है। देखो पर्यावरणीय न्याय का मतलब होता है कि पर्यावरण जो है उसका सभी उपयोग सभी करें। ये नहीं भैया कि पर्यावरण जो अमीर राष्ट्र हो पर्यावरण का दोहन कर रहा, उसकी पहुंच ज़्यादा, गरीब नहीं कर पा रहा। दूसरा पर्यावरणीय कानून भी होने बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्या है, सबसे पहले पर्यावरण को लेकर के कहा अमेरिका में बात की जाती है। तो अमेरिका में जो था वहाँ पर जो अश्वेत लोग होते थे उन्होंने इस पर यहाँ पर आंदोलन को काम किया था। अमेरिका में अश्वेतों के द्वारा सबसे पहले कह सकते हो पर्यावरणीय न्याय, पर्यावरणीय कानून को लेकर के सबसे पहले वहाँ पर आंदोलन चलते हैं, क्योंकि वहाँ पर कहा जाता है कि पर्यावरण तक यानी इन्वायरमेंट तक सभी लोगों की पहुंच होनी जरूरी है। जैसे हम बात करेंगे प्रेजेंट टाइम में, जैसे जो विकसित राष्ट्र हैं, जो भी विकसित या अमीर राष्ट्र होता क्या होता, वह पर्यावरण का दोहन ज़्यादा कर रहा है या पर्यावरण का ज़्यादा यूज कर लेता, लेकिन जो गरीब राष्ट्र नहीं कर पाता। उसी प्रकार से अगर हम आम लोगों की बात करें तो अमेरिका में क्या होता था, जो गोरे थे भाई वह पर्यावरण का ज़्यादा उपयोग करते थे या पर्यावरण उनको ज़्यादा फायदा, लेकिन जो काले लोग होते थे उनको नहीं होता। तो यानी कह सकते अमेरिका में सबसे पहले पर्यावरण को लेकर के वहाँ पर एक प्रकार के आंदोलन, जहाँ पर पर्यावरणीय न्याय और पर्यावरणीय कानून इनको लेकर के काम होता है। फिर देखेंगे विकसित और विकासशील राष्ट्रों में किस प्रकार से पर्यावरण रहा। 1991 में ग्लोबल वार्मिंग और भूमंडलीय उष्मीकरण अंतर्राष्ट्रीय संदर्भों में जब से वाशिंगटन स्थानांतरण में मानव जाति और भूमंडलीय वाष्पीकरण एक बड़े हिस्से में भारत और चीन जैसे आबादी वाले विकासशील देशों को दोषी ठहराया। नहीं कह सकते हैं कि क्या है कि इनको दोषी ठहराया जा रहा है। तो अनिल अग्रवाल और सुष्मिता नारायण ने इसके खिलाफ तर्क देते हैं। उन्होंने कहा कि हम पृथ्वी के वायुमंडल में CO2 ठीक है और मीथेन जैसी गैसों का संचय के लिए प्रत्येक देशों को जिम्मेदारी के हिस्से की गणना कैसे कर सकते हैं। उन्होंने कहा है कि ऐसी दुनिया जो जैविक न्याय, समानता और स्थिरता जैसे उदात्त आदर्शों की महत्वाकांक्षा रखती है, इस महत्वपूर्ण ग्लोबल कॉमन के प्रति व्यक्ति आधार को भी दर्शाता है। ग्लोबल वार्मिंग इन देखो क्या करें कि प्रेजेंट टाइम में जो है पर्यावरण में अगर बात करें तो ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के सबसे ज़्यादा बड़ी समस्या बनी हुई है। जितने भी विकसित राष्ट्र हैं उनने सबसे पहले भैया अपना विकास कर लिया, पर्यावरण को सबसे ज़्यादा नुकसान उन्होंने पहुंचाया। अब जब जो विकासशील राष्ट्र हैं जब वो अपना डेवलपमेंट करते हैं, अपना विकास करते हैं, तो जो विकसित राष्ट्र हैं क्या आरोप लगाते हैं कि आप सभी लोग क्या कर रहे हैं, पर्यावरण का दोहन कर रहे हैं। इस प्रकार के जो क्या लगते हैं आरोप प्रेजेंट टाइम में अगर आप बात करो वैश्विक लेवल पर अगर बात करो तो जलवायु परिवर्तन क्या है सबसे बड़ी एक समस्या बनी हुई है, जिस पर कई सारे राष्ट्र जो हैं अब जो राष्ट्र विकासशील हैं, जो विकसित हो रहे हैं, जब वो पर्यावरण का यूज करते हैं तो विकसित राष्ट्रों के द्वारा आरोप लगाया जाए कि आप सभी लोग क्या हैं, पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहे हैं। इस प्रकार से विकसित और विकासशील राष्ट्रों के बीच में एक प्रकार से समस्या बनी हुई, यानी कह सकते दुनिया की देखो अमेरिका की बात करें और चीन की बात करें तो इन लोगों ने सबसे ज़्यादा क्या किया, पर्यावरण का दोहन किया है और पर्यावरण का दोहन करके क्या कर लिया, इन्होंने अपना डेवलपमेंट कर लिया। लेकिन जैसे भारत है जो गरीब राष्ट्र है या अन्य राष्ट्र जो है जैसे भारत है, अब जब भारत जैसे राष्ट्र
क्या करते हैं, डेवलपमेंट और विकास करते हैं और पर्यावरण को थोड़ा सा नुकसान होता है, तो ये जो जितने विकसित राष्ट्र हैं ये आरोप लगाते हैं कि आप सभी लोगों के द्वारा ही पर्यावरण का दोहन, जबकि सच्चाई तो यह है कि अमेरिका और चीन जैसे राष्ट्रों ने क्या है, पर्यावरण को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचा करके क्या है, अपने विकास को पाया है। अब इसमें जैसे गरीबों पर्यावरणवाद क्या है, इसको देखते हैं। गरीबों में पर्यावरणवाद, लिंग और नस्ल, ठीक है। संरक्षण और पर्यावरणवाद की प्रारंभिक इतिहास उद्यानों, जंगलों के विचार से जुड़ा है। उत्तर विकसित देशों जैसे समृद्ध समाजों में एक उत्पादन तथा कथित उत्तर भौतिकवाद मूल्यों को हमें जिस प्रकार से देखने को समझाया जाता है, यह तर्क दिया जाता है कि गरीबों और सीमांत समुदाय ऐसी पर्यावरणीय चेतना विकसित करने में असमर्थ हैं। हालांकि रामचंद्र गुहा और विकसित देशों के विद्वानों ने इस विचार का खंडन किया है कि कहा कि गरीब और सीमांत समूह क्योंकि पर्यावरणीय दुर्दशा से सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं और ठीक इसी कारण से वह पर्यावरण की रक्षा और प्रबंधन के लिए उत्सुक हैं, क्योंकि वह अपनी आजीविका के लिए भूमि और प्रकृति पर निर्भर हैं। एक महत्वपूर्ण उदाहरण है कि चिपको आंदोलन था। मार्टिन एलियर के अनुसार गरीबों का पर्यावरणवाद उन स्थितियों के कार्यों में संबंधित जहां पर पर्यावरणीय आजीविका का स्रोत है। जब आजीविका को खतरा होगा तो प्रभावित लोगों के कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा, बशर्ते पर्याप्त मात्रा में लोकतंत्र हो और वह डर से घुट ना हो जाएं। पर्यावरणवाद आज दुनिया के अधिकांश हिस्सों में है, जैसा कि इतिहास के अधिकांश युगों में होता रहा। अक्सर गरीबों का पर्यावरणवाद नहीं है। इन्होंने आगे कहा कि गरीबों का पर्यावरणवाद ज़्यादातर स्थानीय स्तर पर, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पारिस्थितिक रूप से असमान विनिमय और जलवायु अन्याय के खिलाफ शिकायतों को करता है। पारिस्थितिक ऋण से संबंधित अगर बात करें तो वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय अदालतों के मामलों में विदेशी कंपनियों की पर्यावरणीय दोहन के लिए मुआवजे की मांग होती रहती है। कई बार गरीबों को पर्यावरणवाद एक पर्यावरणीय न्याय आंदोलन है। हालांकि पर्यावरणीय नस्ल के खिलाफ अमेरिका में 1980 में आंदोलन से स्वतंत्र रूप से उभरा है। दोनों आंदोलनों के बीच संबंधों को कहीं ज़्यादा करीब है, क्योंकि पर्यावरणीय अन्याय न केवल स्थानीय बल्कि वैश्विक पर भी हो रहा है। सामान्य रूप से पर्यावरण न्याय आंदोलन के तहत गरीबों के पर्यावरणवाद में महिलाओं की भूमिका को भी पहचानना महत्वपूर्ण है। महिलाओं की भागीदारी के कारण चिपको आंदोलन प्रतिष्ठित बना। बीना अग्रवाल ने तर्क दिया है कि चूंकि महिलाओं ने पानी इकट्ठा करने, लकड़ी काटने और औषधि पौधों की तलाश करने, पशुओं की देखभाल करने तथा फसल की कटाई में काम दिया जाता है, इसलिए वह पर्यावरण पर अपनी निर्भरता से अवगत हैं। अग्रवाल भी लोगों ने जैसे शहरी क्षेत्रों में भी अक्सर यह महिलाएं होती हैं जो पर्यावरण न्याय का नेतृत्व करती हैं। अपशिष्ट निपटान, जलवायु और जल प्रदूषण के खिलाफ शिकायतों के संदर्भ में संघर्ष करती हैं। इतना ही नहीं, महिलाएं अक्सर समाधान प्रस्तावित भी करती हैं, जैसे 1977 में नोबेल पुरस्कार विजेता मथई द्वारा केनियाई ग्रीन बोल्ट आंदोलन में वनों की कटाई और मिट्टी के कटाव से प्रभावित देशों के कुछ हिस्से में पेड़ लगाने की मांग की गई। लिंग और पर्यावरण नामक इकाई इस चर्चा करेंगे जो यहाँ पर के 1 मिनट रुकिएगा पर जर्नली क्या बात कर रहे हैं इस, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इसको मैं दोबारा समझाता। तो देखो यहाँ पर जर्नली की बात कर रही है। सबसे पहले हम यहाँ पर चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो आपकी बात की जा रही है पर्यावरणीय न्याय का मतलब क्या होता है कि कह रहे हैं कि भाई जो पर्यावरण है, ठीक है, पर्यावरण जो है जो विकसित राष्ट्र हैं, ठीक है, जो विकसित राष्ट्र हैं उन्होंने क्या किया है कि पर्यावरण को बहुत ज़्यादा, पर्यावरणीय न्याय का मतलब होता है कि भाई कि गरीब आदमी भी पर्यावरण का यूज कर सके, ये नहीं कि अमीर लोग यूज कर रहे हैं वही करें। दूसरा, इसमें जो पर्यावरणीय समानता, इन सभी में समानता के साथ पर्यावरण में रहे, ठीक है। और इसमें जो पर्यावरण लिंगवाद का मतलब बात क्या है कि पर्यावरण में महिलाओं की भूमिका बहुत ज़्यादा रही। जैसे बात करोगे कि महिलाएं जो है पर्यावरण में अग्रसर, जैसे अगर चिपको आंदोलन रहा हो, ये बहुत, चाहे गांव की महिलाएं रही हो चाहे शहर की महिलाएं, यानी जो लोग, जैसे महिलाएं क्या थी भाई, क्या करती थी, खाना बनाती हैं, सब चीज़ों करती हैं, नहीं, महिलाओं की भूमिका भी पर्यावरण में बहुत ज़्यादा। पर्यावरणीय न्याय का मतलब ये होता है कि पर्यावरण का जो प्रयोग हो रहा है, जो यूज हो रहा है, उसमें सभी की समानता रहे। ये नहीं अमेरिका वाले और चीन वाले ज़्यादा यूज कर ले रहे हैं, गरीब राष्ट्र यूज ही नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब ये होता है पर्यावरण। और पर्यावरण समानता का मतलब होता है कि पर्यावरण सबके लिए उपयोगी हो, सभी यूज कर सकें, किसी प्रकार का भेदभाव ना हो। अगर भैया पानी है, ऊर्जा है, गैस है या जल है, जो भी जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं उसमें सभी की समानता होनी बहुत ज़रूरी है। सभी बराबर हैं, सभी इक्वल हैं, ठीक है। और इसमें जैसे यहाँ पर लोग कहते हैं कि पर्यावरण जो है कि अमेरिका में जो पर्यावरण को लेकर के, सुनो, अमेरिका में पर्यावरण को लेकर के आंदोलन क्यों हो रहा है, ठीक है।
अमेरिका में पर्यावरण को आंदोलन इसलिए हो रहा था कि भैया कि अमेरिका में जो गोरे लोग थे वह पर्यावरण का यूज कर लेते थे, प्राकृतिक संसाधनों का यूज, जो काले लोग होते थे उनका यूज ही नहीं करने देते थे। इसलिए वहाँ पर काले लोगों ने, कह सकते कि अश्वेत लोगों ने, जितने भी ब्लैक मैन थे, उन्होंने क्या किया था, आंदोलन किया था। क्योंकि वहाँ पर जैसे हमारे देश में क्या होता है, जाति को लेकर के भेदभाव, तो उनके वहाँ पर उस प्रकार का भेदभाव था, ठीक है। लेकिन अब अगर बात करें तो क्या है, तो यही इसी को यहाँ पर बताया जा रहा है, ठीक है, किस प्रकार से चीज़ें थी, किस प्रकार से चीज़ें नहीं थी, ठीक है। उसी प्रकार से अगर आप देखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, जैसे इसमें दिया गया है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, विलासिता और विकसित राष्ट्र, यानी अगर बात करें, जैसे हम विलासिता और विकसित राष्ट्र के जनरली का मतलब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो विकसित राष्ट्र हैं, ठीक है, जो विकसित राष्ट्र हैं, ठीक है, उन्होंने क्या किया है कि जो जितने भी राष्ट्र हैं, अगर उनके आधार पर बात करें, जितने भी विकसित राष्ट्र हैं, उन्होंने क्या किया है, कुछ समझ में आएगा फर्स्ट चैप्टर में, ठीक है, जो विकसित राष्ट्र हैं, ठीक है, जो विकसित राष्ट्र हैं वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने ज़्यादातर यूज कर लिया। अब जो क्या है, जैसे विकसित राष्ट्रों ने अपना क्या कर लिया, विकास तो कर लिया है, उन्होंने कर लिया अपना विकास, लेकिन जब जो विकासशील राष्ट्र हैं, जब वो विकास करते हैं तो उनमें क्या होती समस्या रही, वो दोषी ठहरा उनको जरा। जितने भी जैसे अमेरिका है, चीन है, या जितने अन्य देश हैं, इन्होंने क्या कर लिया है, खुद का विकास कर लिया है, या खुद क्या हो गए, विकसित हो गए। लेकिन अन्य अब जो देश हैं, उनको क्या, उनका से क्या पर्यावरण में एक बड़ी समस्या रही, यानी कह सकते हैं कि आरोप लगाया जाता है कि जैसे विकासशील राष्ट्र डेवलप करते हैं, तो विकास करते हैं, तो बड़े बड़े जो देश हैं जिन्होंने खुद को विकास कर लिया पर्यावरण को देख के, इन पर बहुत ज़्यादा आरोप लगाए जाते हैं। उसी प्रकार से गरीबों में पर्यावरण नहीं करें कि जो गरीब व्यक्ति है वो पर्यावरण के प्रति भैया ज़्यादा सजग हैं, और लिंग और नस्ल का मतलब होता है कि पर्यावरण में महिलाओं की जो भूमिका है वो बहुत ज़्यादा है, कह सकते हैं पर्यावरण को बचाने में, या पर्यावरण को संरक्षण करने में, या पर्यावरण को लेकर के आगे बढ़ने में महिलाओं की भूमिका यहाँ पर हमें ज़्यादा दिखाई देती है। यही सारी चीज़ें आपको इस चैप्टर में बताई गई हैं, ठीक है। तो लगभग यही होगा, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट था, जितना इंपॉर्टेंट सेक्शन था उतना मैंने आपको बता दिया, ठीक है।